नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारा ये खास बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चीन के तियानजिन में आज होगी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों में हालिया प्रगति पर हुई चर्चा। अपने 3 साथी सदस्यों के साथ आज अंतरिक्ष से धरती पर लौटेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर होगा ड्रैगन यान का स्प्लैश डाउन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कटक के रावण शॉ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। कटक दौरे पर कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 भी करेंगी प्रदान। हिमाचल के कांगड़ा, मंडी, सोलन समेत कई जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी मूसलाधार बारिश के आसार। ट्रंप ने रूस से 50 दिनों के भीतर यूक्रेन संघर्ष खत्म करने को कहा। समझौता नहीं होने पर नई आर्थिक पाबंदी लगाने की दी धमकी। यूक्रेन को नाटो के जरिए हथियार देने की योजना रखी सामने। तो आपको बता दें कि चीन के तियानजिन शहर में आज शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है और इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। चीन की अध्यक्षता में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। बैठक में 10 सदस्य देशों चीन, रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस के विदेश मंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार, संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति जिनपिंग को भारत और चीन के बीच के द्विपक्षीय संबंधों में हाल में हुई प्रगति से अवगत कराया। साथ साथ उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन शी जिनपिंग तक पहुंचाया। और एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हुए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके 3 अन्य सहयोगी आज धरती पर वापस आएंगे। करीब 22 घंटे 5 मिनट की यात्रा के बाद चालक दल के कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे के करीब समुद्र में स्प्लैश डाउन करने की उम्मीद है। स्प्लैश डाउन की ये पूरी प्रक्रिया पूरे तरीके से स्वचालित होगी। एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 18 दिन बिताए हैं। अंतरिक्ष से धरती की ओर वापसी से पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हुए विदाई समारोह में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत की ताकत और आत्मविश्वास की झलक अंतरिक्ष से साझा की। राकेश शर्मा की 1984 की अंतरिक्ष यात्रा के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। शुभांशु के माता पिता शुभांशु की सकुशल वापसी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। अच्छा लगा अनडॉकिंग देखने के बाद जो है दिमाग में रहा कि हाँ भी रास्ते में है, आते होंगे अब आ रहे होंगे। जैसे आदमी प्लेन में बैठता है, ट्रेन में बैठता है, इंतजार करता है कि हमारे घर वाले आ रहे हैं, वैसे हम भी इंतजार कर रहे हैं कि बेटा हमारा सफ़र में है, भी रास्ते में है, पहुँच रहा होगा, आज शाम तक पहुँच जाएगा। मुझे पहले मंदिर गए, हनुमान जी के दर्शन किए, वहाँ से लौटने के बाद जो है पूजा पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ किया हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके। ये तो बहुत गौरव का विषय है हमारे लिए। हम बहुत उत्साहित हैं। हमारा बेटा जो है मिशन से आज वापसी कर रहा है, आज पृथ्वी पर लैंड करेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है और हम अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बेटे ने आज हमारी जो है इतना नाम रोशन कर दिया है कि अब हमेशा इतिहास तक लिखा जाएगा। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आज का दिन बहुत खास है। आज लैंडिंग होगी ही, तो आज जो है उसको बस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं
कि वो कितने टाइम लैंडिंग करें, उसके लिए देखने के लिए बस हम लोग बेताब हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 18 दिन आईएसएस में रहने के बाद अब अपनी टीम के साथ धरती पर वापसी कर रहे हैं। वापसी से पहले ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने बड़ी खुशखबरी दी है। इसरो ने बताया है कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु जो जिस मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए थे, उन्होंने सफलतापूर्वक उसे पूरा कर लिया है। इसरो ने कहा है कि शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में सभी 7 माइक्रोग्रेविटी प्रयोग सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए 7 अहम प्रयोग, वैज्ञानिक प्रयोग सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इसमें भारतीय टार्डीग्रेड प्रजाति पर अध्ययन किया गया है, मांसपेशियों के विकास यानी मायोजेनेसिस, मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरण, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोएल्गी पर रिसर्च की गई है। फसल के बीजों की प्रतिक्रिया क्या कुछ है और वायेजर डिस्प्ले उपकरण का परीक्षण भी किया गया। ये सभी प्रयोग अंतरिक्ष में जीवन, खेती और जैव विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माने जा रहे हैं। इसरो ने शुभांशु शुक्ला को भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा सुझाए गए कई वैज्ञानिक प्रयोग करने का जिम्मा सौंपा था। एक्सियोम 4 मिशन में कुल लगभग 60 वैज्ञानिक अध्ययन और गतिविधियां शामिल थीं, जिसमें अमेरिका, भारत, पोलैंड, हंगरी, सऊदी अरब, ब्राजील, नाइजीरिया, यूएई और यूरोप के अन्य देशों की भागीदारी थी। नासा के अनुसार ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 580 पाउंड से अधिक सामान वापस ला रहा है, जिसमें नासा का उपकरण और मिशन के दौरान किए गए 60 से अधिक प्रयोगों का डेटा शामिल है। इसरो ने बताया कि शुभांशु ने न सिर्फ वैज्ञानिक गतिविधियों में शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्कूली बच्चों और इसरो के केंद्रों से भी संवाद किया। इसरो ने यह भी कहा है कि इस मिशन के जरिए भारत ने न केवल अंतरिक्ष में वैज्ञानिक उपलब्धि दर्ज की है, बल्कि भविष्य के स्पेस रिसर्च के लिए भी नए रास्ते खोल दिए हैं। शुभांशु शुक्ला के स्पेस स्टेशन से सकुशल वापसी के लिए वाराणसी के महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठम वेद पाठी ब्राह्मण बच्चों ने हवन किया है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संसद के मानसून सत्र को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कल रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, किरेन रिजिजू, भूपेंद्र यादव, जी किशन रेड्डी और मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में शामिल हुए। तो वहीं कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज बुलाई गई है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। 21 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों पर इसमें बातचीत होगी। पूरे सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति कैसे होगी, इस पर मंथन के लिए संसदीय दल के तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। तो संसद के मॉनसून सत्र से पहले सांसदों को नए प्रकार के डिजिटल सुविधाएं देने की भी व्यवस्था की जा रही है और इसमें सबसे अहम है सांसदों के लिए नई डिजिटल उपस्थिति प्रणाली। इसकी शुरुआत मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही हो जाएगी। सांसदों के लिए डिजिटल रूप से सशक्त कार्य परिवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोकसभा कक्ष में प्रत्येक सीट पर मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस यानी कि MMD स्थापित किए गए हैं। संसाधनों और समय की बचत के लिए एक नई सुविधा जोड़ी गई है, जिसके अंतर्गत अब सभी सांसद अपनी उपस्थिति अपने अपने स्थान पर लगे MMD के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इससे प्रतिदिन सांसदों का समय बचेगा। लोकसभा सचिवालय अब संसद के दैनिक कार्यसूची दस्तावेजों को AI आधारित टूल्स की सहायता से 12 भाषाओं में प्रकाशित कर रहा है। असमिया, बंगाली,
अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु। ये दस्तावेज डिजिटल संसद पोर्टल पर रियल टाइम में उपलब्ध कराए जाते हैं। लोकसभा सचिवालय ने संसद की कार्यवाही के लिए एक AI संचालित वर्बैटिम ट्रांसक्रिप्शन टूल विकसित किया है। अगले संसद सत्र से ये AI सक्षम ट्रांसक्रिप्शन प्रणाली पारंपरिक वर्बैटिम रिपोर्टिंग के समानांतर कार्य करेगी, जिससे कार्यवाही को अधिक सटीकता, गति और बहुभाषीय समर्थन के साथ दर्ज किया जा सकेगा। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज रावण शॉ विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। इसके साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कटक स्थित रावण शॉ गर्ल्स हाई स्कूल के 3 भवनों के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू कटक में आदि कवि सल्ला दास की जयंती समारोह में भी शामिल होंगे और कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 भी प्रदान करेंगी। खाने में ज्यादा नमक एक साइलेंट किलर के रूप में काम करता है। नमक का अत्यधिक सेवन साइलेंट महामारी को बढ़ावा दे रहा है, जिससे लोगों में उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक, हृदय रोग और गुर्दे की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है और हमारे देश में लोग अधिक नमक खा रहे हैं। ये दावा है ICMR के चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिकों ने इस समस्या के समाधान के लिए समुदाय आधारित कम नमक का सेवन करने को लेकर अध्ययन शुरू किया है। साथ ही साथ वे कम सोडियम वाले नमक के विकल्पों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कम सोडियम वाले नमक का सेवन रक्तचाप को कम करने और समग्र हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। उच्च नमक सेवन की समस्या से निपटने के लिए NIE ने भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से पंजाब और तेलंगाना में 3 वर्षीय एक परियोजना शुरू की है। इसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा नमक कम करने के लिए दी जाने वाले परामर्श की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक खाने की सिफारिश करता है, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि शहरी भारतीय लगभग 9.2 ग्राम प्रतिदिन नमक का सेवन करते हैं। भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक एक ऐतिहासिक प्रदर्शन का आयोजन किया। इसमें मेरठ खड़गा कोरफील्ड प्रशिक्षण क्षेत्र में स्ट्राइक कोर ऑपरेशनों में पैदल सेना द्वारा विघटनकारी प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रदर्शित किया गया। ये प्रदर्शन तकनीकी समावेशन वर्ष के तहत भारतीय सेना की व्यापक परिवर्तन पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य नागरिक नवप्रवर्तकों से प्राप्त स्वदेशी और अत्याधुनिक समाधानों को परिचालन कार्यों में एकीकृत करना था। भारतीय सेना के इस पहल ने न केवल तकनीकी प्रगति के प्रति सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाया, बल्कि एक उभरते हुए खतरे के माहौल में आत्मनिर्भरता और भविष्य की तैयारी के उसके दृष्टिकोण को भी पुष्ट किया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए DT न्यूज। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DT न्यूज। आपको बता दें कुछ मौसम का क्या कुछ है हाल। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों ऊना, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ साथ 20 जुलाई तक राज्य भर में मानसून सक्रिय रहने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के अनुसार पिछले 24 घंटों में शिमला, सिरमौर,
कुल्लू और मंडी जिलों में मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश राजगढ़ में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि सक्रिय मानसून का ये दौर 16 जुलाई से 20 जुलाई तक जारी रहने की उम्मीद है। वहीं इसे लेकर आईएमडी ने सुरक्षा के दिशा निर्देश जारी किए हैं। अलर्ट जोन में रहने वाले निवासियों और जिला अधिकारियों से सतर्क रहने और आगामी बारिश के मद्देनजर आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी तक 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लोक निर्माण विभाग को 345 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है, जबकि जल शक्ति को 414 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा बिजली बोर्ड को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। सड़कें यातायात के लिए पूरी तरह से बंद पड़ी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी है कि अगर 50 दिनों के भीतर यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ तो रूस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो सहयोगियों के साथ यूक्रेन को और हथियार भेजने के समझौते की भी घोषणा की है। कल नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ ओवल ऑफिस में एक बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते की दिशा में प्रगति नहीं होने के कारण रूस से नाखुश हैं। व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम सहित हथियार भेजने की योजना की भी पुष्टि की। राष्ट्रपति ने कहा कि नाटो सहयोगी अमेरिका से अरबों डॉलर मूल्य के सैन्य उपकरण खरीदेंगे और उन्हें यूक्रेन को दे दिया जाएगा। नाटो महासचिव मार्क रूट ने कहा कि ये यूक्रेन को हथियारों की सिर्फ पहली खेप होगी और आगे और हथियार भेजे जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया है कि वे यूक्रेनी नागरिकों की रक्षा के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने रात के वीडियो संबोधन में कहा कि वे राष्ट्रपति ट्रंप का यूक्रेनी लोगों का जीवन की रक्षा के समर्थन देने के लिए तत्परता के लिए आभारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको से आने वाले ताजा टमाटरों पर लगभग 17% शुल्क लगाते हुए दोनों देशों के बीच इससे जुड़े एक निर्यात समझौते को समाप्त कर दिया है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने बताया कि अमेरिका मैक्सिको के साथ 2019 के उस समझौते से पीछे हट रहा है, जिसके तहत मैक्सिकन टमाटरों पर एंटी डंपिंग जांच शुल्क को निलंबित कर दिया गया था, जिनका अमेरिका को निर्यात प्रतिवर्ष $3 बिलियन का है। मैक्सिको से निर्यात होने वाले टमाटर अमेरिका में खाए जाने वाले टमाटरों का 2/3 हिस्सा हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 30% टैरिफ की धमकी को लेकर यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉर्स लोके रासमुसेन ने ब्रुसेल्स में ईयू के व्यापार प्रमुख मारोश सेफकोविच के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये धमकी पूरे तरीके से अस्वीकार्य है। मारोश सेफकोविच ने कहा कि अगर अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता विफल होती है तो ईयू को जवाबी कदम उठाने पड़ेंगे। उन्होंने ये टिप्पणी ब्रुसेल्स में ईयू मंत्रियों के साथ बैठक के बाद कही। उन्होंने ये भी कहा, और आपको बता दें, अमेरिका के नए टैरिफ के जवाब में ब्राजील की सरकार ने टास्क फोर्स गठित किया है। ब्राजील के उपराष्ट्रपति जेराल्डो अल्कमिन ने कहा कि ब्राजील की सरकार प्रभावित अमेरिकी कंपनियों से भी बातचीत करेगी और ब्राजील के निजी क्षेत्र को सक्रिय करके सबसे अधिक प्रभावित उद्योगों के साथ मिलकर इस फैसले को पलटवाने की कोशिश की जाएगी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा सोमवार को विदेशी व्यापार उपायों से संबंधित एक आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस से मुलाकात की और इस बैठक में दोनों देशों की सुरक्षा साझेदारी पर चर्चा हुई, जिसमें नाटो के रक्षा खर्च में वृद्धि भी शामिल थी। पिस्टोरियस के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति, मिसाइल तैनाती की योजनाएं और यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संख्या के भविष्य को लेकर स्पष्टता प्राप्त करना है। पिस्टोरियस के दौरे में यूक्रेन के लिए अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को बर्लिन द्वारा वित्त पोषित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। ये प्रस्ताव जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज द्वारा कुछ हफ्ते पहले सार्वजनिक किया गया था, जब वॉशिंगटन से निजी बातचीत का कोई जवाब नहीं मिला था। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका यूरेनियम संवर्धन गतिविधियां बंद करने की शर्त पर
परमाणु वार्ता की पेशकश रखता है तो अमेरिका के साथ कोई नई परमाणु वार्ता नहीं करेगा। ईरान और अमेरिका परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने के लिए कई दौर की बातचीत कर रहे थे, लेकिन इजराइल के ईरान पर हमले के बाद बातचीत पटरी से उतर गई। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा शिक्षा विभाग के लगभग 1400 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश म्योंग जॉन के आदेश पर रोक लगाते हुए इसकी अनुमति दे दी। अमेरिकी जिला न्यायाधीश म्योंग जॉन ने छंटनी को रद्द करने तथा व्यापक योजनाओं पर प्रश्न उठाने के लिए प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की थी। जॉन ने निषेधाज्ञा जारी करते हुए कहा था कि छंटनी से विभाग शायद कमजोर हो जाएगा। वहीं प्रशासन की अपील के दौरान एक संघीय अपील अदालत ने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। और 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिन को वहां बास्टिल दिवस के रूप में उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस मौके पर पेरिस के एफिल टावर के आसपास रात के वक्त आसमान में भव्य आतिशबाजी और ड्रोन का प्रदर्शन हुआ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीटी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट फौजा सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। पीएम ने एक्स पोस्ट में लिखा कि फौजा सिंह जी अपने अद्वितीय व्यक्तित्व और फिटनेस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भारत के युवाओं को प्रेरित करने के अपने तरीके के कारण असाधारण थे। वे अद्भुत दृढ़ संकल्प वाले एक असाधारण एथलीट थे। उनके निधन से बहुत दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दुनिया भर में उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पैरा एथलीट इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में भारतीय सेना के पैरा एथलीटों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय सेना के पैरा एथलीटों ने 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक जीते। उनकी सफलता, कौशल और दृढ़ता का अद्भुत प्रदर्शन है। उन्होंने अदम्य साहस और दृढ़ता भी दिखाई। उनके अद्भुत प्रदर्शन के लिए सभी को बधाई। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आधारित एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन 18 से 20 जुलाई 2025 तक वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में किया जाएगा। देश भर के 100 प्रमुख आध्यात्मिक संगठनों की युवा शाखाएं मिलकर भाग लेंगी। इस शिविर में कुल 500 प्रतिभागियों को शामिल किया जाएगा। आप देखिए ये रिपोर्ट और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आस्था की नगरी बनारस, जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। अब इस आस्था की नगरी से ड्रग्स मुक्त युवा फॉर विकसित भारत की शुरुआत की जा रही है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आधारित एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन 18 से 20 जुलाई 2025 तक वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में किया जाएगा। गंगा तट और काशी के पवित्र घाटों की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि इस शिविर को एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक स्वरूप प्रदान करेगी।
इस शिविर का उद्देश्य भारत को नशा मुक्त बनाने की दिशा में युवाओं की अगुवाई में एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना है। 2047 के लक्ष्य को लेके देश के युवा कैसे व्यसन से मुक्त हो, कैसे डी एडिक्शन अभियान के साथ जुड़े, उसके लिए स्कूल, कॉलेज या तो जहां भी युवा है वहां जिस प्लेटफॉर्म उसमें उपयुक्त है सभी प्लेटफॉर्म का यूज करके एक बड़ा अभियान चालू करना है। ये अभियान को आकार देने के लिए वाराणसी में युवा स्पिरिचुअल समिट यानी कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का आयोजन करा गया है। इस अभियान में स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और देश भर के 100 प्रमुख आध्यात्मिक संगठनों की युवा शाखाएं मिलकर भाग लेंगी। इस शिविर में कुल 500 प्रतिभागियों को शामिल किया जाएगा। शिविर के मुख्य उद्देश्य काशी घोषणा पत्र को औपचारिक रूप से अपनाना, जिसमें स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और सहकारी समितियों की भूमिका रेखांकित की जाएगी। सरकार और आध्यात्मिक संगठनों के बीच युवाओं के कल्याण के लिए सशक्त साझेदारी स्थापित करना, 1 वर्ष की ठोस कार्य योजना तैयार करना जिससे नशा मुक्ति अभियान को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। युवाओं के सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र के लिए एक प्रभावशाली टैगलाइन तैयार की जाएगी जो उनके दृष्टिकोण और संकल्प को दर्शाएगी। कार्यक्रम की संरचना एवं प्रारूप कुछ इस प्रकार होंगे। 18 से 20 जुलाई 2025 वाराणसी। 2 दिन में कुल 4 विषयगत सत्र होंगे जिनमें प्रत्येक सत्र की अवधि लगभग 90 मिनट होगी। 20 से 30 मिनट विशेषज्ञ वक्ताओं की प्रस्तुति की जाएगी। 30 से 40 मिनट युवा नेताओं के साथ पैनल पर चर्चा का आयोजन होगा। 10 से 15 मिनट प्रश्नोत्तरी एवं सुझाव सत्र का आयोजन किया जाएगा। प्रतिभागियों की बात करें तो इस शिविर में देश भर के 100 आध्यात्मिक संगठनों की युवा शाखाओं से प्रत्येक संगठन के 5 प्रतिनिधि शामिल होंगे। कुल प्रतिभागियों की संख्या 500 होगी। इस चिंतन शिविर का समापन एक काशी घोषणा पत्र के साथ किया जाएगा जो देश में नशा मुक्त अभियान के लिए एक दिशा निर्देशक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत समिट की शुरुआत होने जा रही है और इस समिट का मकसद है कि युवाओं को नशे की लत से दूर रखना और इस समिट में लगभग 100 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के 5 प्रतिनिधि जो हैं वो शिरकत करेंगे, यानी कुल 500 प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे ताकि इस मैसेज को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके और युवाओं को जो नशे की लत है उससे बाहर निकाला जा सके। कैमरा विनोद के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, दिल्ली।